नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान होंगे शो में। आगे बीरेन वकील साहब हैं, जुड़ गए हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आगे कुणाल शाह भी होंगे निर्मल बंग से, रवि देवरा होंगे कुबरजी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या होंगे एंजल वन से, साथ ही हमारे साथ मधुर बियानी भी होंगे, जिनसे हम चना मार्केट की स्थिति समझेंगे कि चने में क्या हो रहा है, क्यों इतनी चने की महंगाई बढ़ रही है। और साथ ही अजय जैन होंगे सोयाबीन कारोबारी, जिनसे हम सोयाबीन की स्थिति जानेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है सोयाबीन को लेकर, और साथ ही ग्राउंड की क्या स्थिति है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है, क्या सितंबर में जो हल्की बारिश हो रही है उसका कुछ फायदा हुआ है या नहीं। चलिए, लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें आपको बता दे। गोल्ड 59,000 के बेहद करीब है एमसीएक्स पर। आज फिर से दबाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 6 महीने की ऊंचाई पर है, 105 के आसपास, उससे दबाव है। चांदी की बात करें तो 72,300 रुपए के नीचे आ चुकी है चांदी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3% के आसपास है। एक बार फिर से दरें बढ़ने की चिंता बढ़ रही है, भले ही सितंबर में ना तो कम से कम नवंबर में बढ़ने की चिंता यहां पर हावी हुई है। क्रूड की बात करें तो $90 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। यूएस में स्टॉक लगातार चौथे हफ्ते कम रहने की संभावना है। एपीआई की रिपोर्ट में तो स्टॉक कम होने की खबर आई है। नेचुरल गैस 1% की गिरावट, 210 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर। कॉपर में भी दबाव है एमसीएक्स पर, 730 रुपए के आसपास। कमजोर आंकड़ों से चीन के दबाव यहां पर दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम आज दायरे में कह सकते हैं, हल्की गिरावट भी कह सकते हैं। 13,000 के नीचे है ग्वारगम का वायदा, 6,300 के आसपास ग्वारसीड का वायदा है। हल्दी की बात करें तो 15,000 के नीचे अब हल्दी आ चुकी है। आज हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। जीरा हल्की तेजी 60,000 के बेहद करीब। धनिया का वायदा 7,000 के नीचे है, हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मॉनसून की चाल भी देख लेते हैं कि मॉनसून की अब तक की स्थिति क्या है। 1 जून से 6 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 14% कम बारिश हुई थी। केरल में अब तक सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। देश में सबसे ज्यादा मानसून की जो डेफिसिट है वो केरल में दिख रही है। यूपी में 21% कम, तो बिहार में अब तक 27% कम बारिश हुई है। झारखंड की जो मानसून की कुल डेफिसिट है वो 36% है, और मध्य प्रदेश सामान्य से अब तक 18% कम बारिश हुई है। आज कहां हो सकती है बारिश, क्या है अनुमान, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में आज हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा यूपी, झारखंड के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में भी आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्रूड की। बीरेन जी, क्या हो रहा है क्रूड में? तमाम खबरें क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे बात भी हुई थी इस हफ्ते, आपने कहा था कि आगे भी तेजी यहां पर दिखेगी। क्या लग रहा है, जो इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है, क्या वो भी तेजी में ही रहें? उनको तेजी में रहना है तो डाउन साइड पुट ऑप्शन खरीद के प्रोटेक्ट कर लेनी चाहिए। या तो दोनों साइड के ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रेडल या कवर्ड कॉल। ऑप्शन में बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो सकते हैं, बट ब्रॉड रेंज में अगर कहूँगा तो मुझे अपसाइड दिख रही है। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, दोनों मामलों में ऐसा लग रहा है कि रुझान तेजी का है। आपको भी लग रहा है तेजी का रुझान है, ये मजबूती बनी रहेगी क्रूड की? कुणाल जी, लगता है आपके ऑडियो से कुछ दिक्कत है। रवि जी, आपसे मेरा यही सवाल है, आपको भी लग रहा है कच्चे तेल की तेजी जारी रहेगी? जरूर से जिस हिसाब से फंडामेंटल प्लेस है, मुझे लग रहा है कि तेजी जारी रह सकते हैं। थोड़ा बहुत रुकावट आया है, बट मुझे लग रहा है कि वहां पे एक कंसोलिडेशन के बाद जब तक ये फैक्टर्स की बात करें तो आज सुबह में जो चाइना के ट्रेड डेटा निकल के आए उसमें भी अगर आप इंपोर्ट देखें तो क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों का इंपोर्ट चाइना का बढ़ा है। जो लास्ट क्वार्टर में उसमें गिरावट दर्ज हुई थी, मुझे लग रहा है कि तेजी जारी रह सकते हैं। हालांकि काफी तेजी आ चुकी है तो थोड़ा बहुत आप रिस्क का ध्यान रखें, और ये रिस्क का ध्यान रखते हुए आप वहां पे ट्रेड करें तो एक बेटर प्लेस हो सकता है। मेरे हिसाब से क्रूड के ऑप्शन से ट्राई करें, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। क्रूड के जो सितंबर के
7200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, वो 140 के करीब बाय करे, 220 का टारगेट रहेगा, 70 का स्टॉप लॉस है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटीज में थोड़े ऑप्शंस एक्टिव है, नेचुरल गैस एंड क्रूड। बट क्रूड स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जब तक ग्लोबली अनसर्टनिटी एंड वोलेटिलिटी है, तब तक आप कॉल ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अभी भी क्रूड का तेजी का जो टॉन है वो इंटेक रह सकता है, यानी ये तेजी बनी रह सकती है। और अगर आपको कॉल के साथ जाना है, ऑप्शंस के साथ जाना है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काफ़ी चल भी चुका है क्रूड। तो आप 7200 के स्ट्राइक की कॉल के साथ जाएं तो बेहतर होगा, रिस्क आपके लिए कम होगा। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में आज? भी यहाँ पे ऑप्शन में सेफ प्ले करने की कोशिश करूंगा। जो भी रिस्क प्रीमियम है वो ऑलरेडी प्राइस में कैप्चर्ड हो चुका है। हालांकि यहाँ पे आपको अपसाइड वाला जो भाव है वो 7350 तक देखने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है, बट यहाँ पे मैं ऑप्शन में प्ले करूंगा। 7100 का पुट ऑप्शन जो है वो बाई करने की सलाह रहेगी। 90 रुपये के प्रीमियम पे मिल रहा है। 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 170 के लिए रहेगा। कुणाल जी, अब आप बताइए, जिस तरह के ट्रेड डेटा आए हैं चाइना के, वो सपोर्टिव है क्रूड के लिए। यूएस के क्रूड स्टॉक लगातार चौथे हफ्ते कम रहने का अनुमान है, और साथ ही एडिशनल जो कटौती की जो समय सीमा है वो बढ़ी है रूस और सऊदी की। सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है ये तेजी जारी रहेगी क्रूड की? और एनजी पर भी जवाब दीजिएगा। कोई ऑडियो में कुछ दिक्कत है। एनजी को लेकर क्या वीरेंद्र सर, क्या सलाह है, आप क्या देंगे? 210 रुपए के नीचे है, क्या लग रहा है अब यहां से तेजी आएगी? काफी 230 के आसपास से काफी 20 रुपए नीचे आया है भाव। अब खरीदारी के लिए सही लेवल है क्या ये? इसमें भी ऑप्शन अच्छे रहेंगे। जितना क्रूड बुलिश है इतना ये नहीं है, क्योंकि यहाँ सप्लाई साइड काफी कंफर्टेबल है क्रूड के मुकाबले। और ज्यादातर ये यूक्रेन सेंसिटिव, रशिया सेंसिटिव कमोडिटी है। ब्याज की कॉस्ट इसमें ज्यादा है, तो जिन लोगों को भी बाई करना है उनको पहले तो ये 20-25 रुपया पर मंथ खर्चा, ब्याज का खर्चा, बरोबर का खर्चा निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैं आउटराइट बाइंग प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके, प्रथमेश जी, आप क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस में 210 के आसपास है, क्या करें, खरीदें या बेचें? प्रथमेश जी, आपसे मेरा सवाल था नेचुरल गैस पर। प्रथमेश जी, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए 210 रुपए के आसपास? 213 पे बेचना चाहिए इसको, 218 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 201 के रखेंगे। और गिरावट की संभावना प्रथमेश जी को लग रही है 201 तक आ सकता है। 213 रुपए पे बेचे, जो करंट लेवल है उससे 3 रुपए ऊपर। लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसका ध्यान रखिएगा, वो है 218 रुपए का। इस स्टॉप लॉस के साथ आप बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड हालांकि काफी सुस्त दिख रहा है, 59,000 के आसपास है, हल्की नरमी है कि धीरे धीरे अब नीचे की तरफ गोल्ड आता जा रहा है। रवि जी, कितनी और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है, और कितना सस्ता हो सकता है सोना? रवि जी, आपसे सवाल था। हाँ, गोल्ड में पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि ये जो नरमी हो शायद आगे भी और एक्सटेंड हो सकते हैं। जब तक ये ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है तो एक बड़ा प्रेशर गोल्ड एंड सिल्वर पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रेशर है शायद आगे और कंटिन्यू हो सकता है। एंड पर्टिकुलर इक्विटीज में भी रैली है, साथ में ट्रेजरी बढ़ रही है एंड डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है। ये जब तक ये कॉम्बिनेशन साथ में रहेगा, कोई बड़ी रिलीफ की साइन नहीं दिख रहे। गोल्ड में मैं बेचना चाहूंगा 59,140 के करीब गोल्ड के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चले। 58,700 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 59,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी गोल्ड में ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर ये 1940 के नीचे सस्टेन रहा तो आगे 1920 तक के लेवल पे देखे जा सकते हैं। ओके, बीरेन जी, आपको भी लग रहा है गोल्ड को बेचना चाहिए? रवि जी से सहमत है आप? मैं सेल साइड प्रेफर करूंगा। टेम्पररी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो तेजी के ड्राइवर थे, पैनिक या फियर, इन्फ्लेशन, ये सब फिलहाल थोड़े गायब है। तो मैं ओवरऑल ऐसा मानता हूँ यहाँ से 300-400 रुपये की गिरावट संभव है। ओके, यानी यहाँ से गिरावट 58,700 नीचे की तरफ गोल्ड आ सकता है, बीरेन जी को लगता है। कुणाल जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड में? क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट आएगी? जी, मुझे लग रहा है छोटा मोटा गिरावट आ सकता है, पर ये लेवल पे मंदी नहीं करना चाहिए। ध्यान तेजी का ही है। चांदी काफी गिर गई है, अब तो 72,000 के आसपास आ गई, और गिरावट लग रही है। चांदी कब एंट्री करें? चांदी भी अराउंड 70,000 का बॉटम लग रहा है मुझे। सो ये लेवल्स के आसपास एंट्री करना चाहिए। बढ़ने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ध्यान दोनों में तेजी का है।
ध्यान दोनों में तेजी का है, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा जब डिप में बाइंग की सलाह कुणाल जी की तरफ से आ रही है। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही? गोल्ड में 5910 पे सेल करना चाहिए, 59250 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 58800 के लिए रहेंगे। सिल्वर में दिसंबर वाई तक बेचना चाहिए 72460 पर, 72950 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 71300 के लिए रहेंगे। ओके, क्रूड और नेचुरल गैस पे आपसे बात नहीं हो पाई थी कुणाल जी, क्या लग रहा है जो फैक्टर्स है क्रूड के लिए? ट्रेड डेटा भी सपोर्टिव है कि चाइना में इंपोर्ट भी अगस्त के महीने में बढ़ा है क्रूड का, बाकी जो फैक्टर्स है वो भी, चाहे वो यूएस के घटते क्रूड स्टॉक हो या फिर सप्लाई की दिक्कतें, ओपेक प्लस से एडिशनल कटौती, सारे सपोर्टिव लग रहे हैं? क्रूड में आपको भी लग रहा है आगे तेजी रहेगी? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था क्रूड और एनजी पे। क्रूड में यहाँ से भी ध्यान मुझे तेजी का ही लग रहा है। ये थोड़ा डिमांड कंसर्न का फियर आ रहा है, पर सप्लाई साइड बहुत कमजोर है, तो क्रूड में 40-50 रुपए नीचे डिप में बाय करना चाहिए 7250 के टारगेट्स के लिए। ऑयल में ओवरऑल ध्यान तेजी का है। अब चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स पर भी आप चौतरफा आज गिरावट दिख रहा है। रवि जी, क्या करना चाहिए, कहाँ खरीदे क्या बेचे मेटल्स में आज? मेटल्स में जिस हिसाब से अभी ट्रेड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का मेरा व्यू है। इन टर्म्स ऑफ अगर एल्यूमिनियम देखे, एल्यूमिनियम काफी टाइम के बाद वो 200 का लेवल क्रॉस किया और सस्टेन भी है, तो अगर 200 के करीब मिल जाए तो एल्यूमिनियम में बाय करें। स्टॉप लॉस 190.20 का लगा है और अपर साइड मुझे लग रहा है कि वहां पे 203 तक के लेवल आ सकते हैं, तो एल्यूमिनियम एक बेटर प्लेस लग रहा है। चाइना के जो डेटा है इस हिसाब से थोड़ा बहुत आज वोलेटिलिटी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में है, बट ज्यादा गिरावट की मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक जिंक में भी 219 के करीब मिल जाए, जिंक में भी बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है 270 का एंड 217 का, एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि 223 तक के लेवल दिखने चाहिए। शायद आज थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिबाउंड आपको बेस मेटल में आता हुआ दिख सकता है। ओके, 1 से 2 दिनों में आपको अच्छा रेंज बाउंड, अच्छे रिकवरी की उम्मीद है मेटल्स में, तो जिंक और एल्युमिनियम रवि जी को पसंद आ रहा है। वीरेंद्र सर, आप क्या पसंद करें मेटल्स में आज? एल्यूमिनियम काफी डिस्ट्रेस है, स्पेशली एलएमई में ऑलमोस्ट 85% मेटल है वो ओनली रशियन ओरिजिन मेटल है। तो यहाँ कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन कोई भी अगर आए तो शायद कुछ आउटसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ बाई साइड की प्रीफर करूंगा। डायरेक्शनल मींस थोड़ा लंबा नजरिया है, करंट लेवल से बाई 193 का स्टॉप लॉस, अपसाइड ऑब्जेक्टिव थोड़ा लंबा है 225-230 का, होल्डिंग पीरियड 1 से 2 महीने का रहेगा। ओके, कुणाल जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में, क्या करना चाहिए आज की नरमी पे? में ध्यान तेजी का है और गुआरसी यहाँ से भी तेज होगा क्रूड के पीछे, और सप्लाई साइड पे भी कंसर्न बना रहा है, तो तेजी हो जाएगा, बाय कीजिए। बेस मेटल्स में मैं पूछ रहा था, कुछ पसंद आ रहा है आपको कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड में? जिंक में मेरी राय में आप जिंक में मौजूदा स्तर पे भी बाइंग कर सकते हैं। जिंक में ध्यान तेजी का है, 124-25 के टारगेट के लिए जिंक बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सर, क्या हो रहा है ग्वार में? ग्वार सीड, ग्वार गम अब दायरे में दिख रहा है क्या? जो डिस्काउंट हो चुकी है सारी खबरें, या पिछले साल का जो कैरी ओवर स्टॉक है उस वजह से अब बहुत ज्यादा तेजी नहीं लग रही है ग्वार में? क्या व्यू है आपका? कैरी ओवर स्टॉक है, बट मैं इतना भी ज्यादा नहीं मानता हूँ। मीन्स अगर मैं बेंचमार्किंग करूँ 2 साल पहले का कैरी फॉरवर्ड का, तो उसकी तुलना में ये हार्डली 50% होगा। नई फसल के बारे में जो भी है वो डिस्काउंट हो चुका है, बट शायद एक रेन स्पेल शायद दिख रहा है मुझे अगले 10-12 दिन में, तो उसमें जो गिरावट आएगी लॉन्ग लिक्विडेशन या कमजोर तेजी वालों की अगर सेलिंग आती है, तो उसमें डायरेक्शनल बेट बाय साइड की मिल पाएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग जो रेंज है मेरी थोड़ी वाइड है, 5800 से 7100 तक की है, 3-4 महीना का व्यू है ये। आपकी कॉल क्या है ग्वारगम में, क्या करना चाहिए, खरीदे या बेचे इन लेवल्स पर? गुवारगम में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है 13140 के करीब आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। स्टॉप लॉस 12980 का लगा है और 13420 तक के लेवल आपको गुवारगम में आते हुए दिख सकते हैं।
ओके, चलिए, लेकिन एक और एग्री मार्केट में एक काउंटर है चना, जहां जो 18% तक की तेजी आ चुकी है महीने भर में। थोक में चने का भाव 6,600 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर जा चुका है। एमएसपी से करीब 24-25% तक ऊपर भाव पहुंच चुके हैं। रिटेल में भी दाम 80 के पार निकल चुका है। कई मार्केट में तो 85-90 तक भी चल रहे हैं रिटेल में भाव। चलिए, लेकिन चने में हो क्या रहा है, मधुर बियानी जी हैं हमारे साथ, एमडी हैं लक्ष्मी नारायण उद्योग के। मधुर जी, क्या हो रहा है चने में और कितनी तेजी आपको यहाँ से दिख रही है? लगातार ऊपर की ओर जा रहा है चना। चना का फंडामेंटल विश्वमोहन जी बहुत स्ट्रांग है और इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है। कई सालों बाद एक चना एक रेंज के ऊपर चलने लगा है और इसमें कोई बहुत बड़ी मंदी का संभावना कम दिखती है और यहाँ से डिमांड आने पर ही बड़ी तेजी आएगी। ये एक अब रेंज बाउंड हो गया है और आगे जाके हम लोग एक देखेंगे कि इसमें नाफेड का अहम भूमिका है। और नाफेड क्या करती है, नाफेड क्योंकि बेस प्राइस हर टेंडर में बढ़ा रही है, 50, 100, 150 रुपए हर टेंडर के वक्त बेस प्राइस बढ़ा देती है, तो उसको देखते हुए चने में भी मंदी तो नहीं लगती है। नहीं लगती, लेकिन नाफेड की तो बिक्री सर 6,200 से 6,400 के आसपास हो रही है। क्या लग रहा है नाफेड को क्या करना चाहिए, किस भाव पे बेचे कि थोड़ी नरमी आएगी चने में? नहीं, नाफेड ये चाहती है कि एक बाजार में कंसिस्टेंट सप्लाई बना रहे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक मॉनसून में बहुत बड़ा डेफिसिट हमने एक्सपीरियंस किया है, तो और नया चना आने के लिए अभी 6 महीना कम से कम टाइम है और सामने फेस्टिव सीजन है। तो नाफेड एकमात्र सप्लायर है बाजार में जिसके पास में करीब करीब 28 से 30 लाख टन अनसोल्ड स्टॉक है। तो नाफेड बहुत इंटेलिजेंटली ये प्ले कर रही है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर भाव में डिस्पोज ऑफ कर रही है। तो नाफेड एक बाजार में कंसिस्टेंट सप्लाई मेंटेन करके चल रही है। ओके, एक सवाल तो सब लोग जानते हैं कि बाकी चने की भी दिक्कतें हैं, तुअर को भी इंपोर्ट का इंतजार है अफ्रीका से, फिर नई फसल का इंतजार, वहां पर भी एक तो एरिया भी कम है, उत्पादन को लेकर भी कम रहने का अनुमान है, चाहे वो उड़द हो, मूंग हो, चाहे तुअर हो। अब सवाल है, क्या चने का एस्टिमेट, जो उत्पादन का एस्टिमेट सरकार कह रही थी, क्या उससे कम चने की अवेलेबिलिटी है मार्केट में? डेफिनेटली है। ये सरकार का जो एस्टिमेशन था वो कहीं ना कहीं सरकार की चूक हुई है और इसी में कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। सरकार का थर्ड एस्टिमेशन जो आया है वो 1,35,000 लाख मैट्रिक टन का था और कहीं ना कहीं मार्केट ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी के लिए बाजार इनिशियली सीजन के स्टार्ट में थोड़े कमजोर थे। बाकी जैसे जैसे हम लोगों ने टाइम जाते देखा और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी कम हो गई, मार्केट में मंडियों में अराइवल बिल्कुल नहीं के बराबर है। फार्मर के पास, ट्रेडर के पास, बड़े एमएनसीज के पास स्टॉक नहीं है जी। और केवल नाफेड के पास स्टॉक है और नाफेड करीब नाफेड के एस्टिमेशन से, गवर्नमेंट के एस्टिमेशन से नाफेड ने उस हिसाब से काफी माल ले लिया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक चूक हुई है एस्टिमेशन में और नाफेड एकमात्र सप्लायर होने के वजह से अब नाफेड के पास ही भारी मात्रा में स्टॉक है। ओके, यानी नाफेड के ही हाथ में अब है। और जिस तरह से बाकी दालों की सप्लाई कम है, तुअर, उड़द और मूंग, और उत्पादन को लेकर भी चिंता है, ऐसे में उसका फायदा चने को मिल रहा है और चना लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए, लेकिन एक और कमोडिटी है सोयाबीन, जहां पर मॉनसून का काफी इंतजार था, क्योंकि अगस्त की बारिश नहीं होने से काफी फसलों को नुकसान हुआ है। अब ऐसे में यील्ड को लेकर कितनी चिंता है, या सितंबर के पहले हफ्ते में जो छिटपुट बारिश हुई है उससे कुछ काम हुआ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अजय जैन साहब हैं, सोयाबीन कारोबारी है। सर अजय जी, महाराष्ट्र में भी, एमपी में भी कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हुई है, क्या इससे काम हो जाएगा या अभी और बारिश का इंतजार है? फसलों को लेकर अभी भी काफी चिंता बनी हुई है। अजय जी। बिल्कुल ठीक कहा विश्वमोहन जी आपने। फसलों को जीवन दान मिला है, भगवान ने सबकी सुनी है। एक लंबे ड्राई स्पेल 20-25 दिन के बाद वेलकम रेंज हुआ है सोया बेल्ट में, और पूरे सोया बेल्ट में इंडिया के करीब करीब जो भी सोयाबीन का बेल्ट है उसमें पिछले 2 दिनों में सबदूर बारिश हुई है और इससे निश्चित तौर पे सोयाबीन की फसल को जीवन दान मिला है और फायदा हुआ है। ओके सर, क्या लग रहा है आगे की स्थिति क्या बन रही है सोयाबीन को लेकर? जिस तरह के नंबर्स है वो तो पिछले साल से के आसपास ही दिख रहे हैं, क्या कुछ पिछले साल से उत्पादन इस साल बेहतर रह सकता है क्या?
अभी नंबर्स को लेके कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी विश्वमोहन जी। हमें कुछ दिन कम से कम 10 से 15 दिन और इंतजार करना चाहिए क्रॉप के स्टेटस को पूरी तरह समझने के लिए, क्योंकि जो अर्ली वेराइटीज है जिसमें दाना ड्राई हो चुका था उसको इस बारिश से कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन जो दाना भरने वाला था या जो सॉफ्ट सीड था उसको निश्चित तौर पे उसके ईल्ड में इस बारिश से सुधार होने वाला है। तो हमें एटलीस्ट अभी 10-15 दिन और नंबर्स के हिसाब से वेट करना चाहिए कि क्या आखिर हमारा क्रॉप होने वाला है साइज। ओके, बिल्कुल, यानी अगले 10-15 दिन काफी अहम है। कुछ और थोड़ी बारिश हो जाए तो और कुछ काम बन सकता है, फिर 15 दिन के बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह की यील्ड रहती है, क्या उत्पादन के नंबर हो सकते हैं। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला, ग्राउंड की स्थिति बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉटन केक की बात कर लेते हैं। सितंबर का वादा सपाट दिख रहा है, क्या करना चाहिए बीरेन जी, क्या कॉल है? 2700 के आसपास है कॉटन केक, क्या करना चाहिए? सितंबर में कोई ट्रेड नहीं लूंगा। जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई फसल का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम 2550 2530 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है 2470 का, टारगेट भी लंबा है 2750 का। इसका नजरिया कम से कम 1-2 महीने का है। तो यानी कपास खाली 2550 पे खरीदे, अगले कॉन्ट्रैक्ट में, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह है। रवि जी, आपकी कॉल क्या है कॉटन केक पर? मेरे भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन मैंने दी है। 2600 के करीब बाई करे कपास खली के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को। 2688 का टारगेट रहेगा, 2560 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है कि ये कमोडिटी में एक अच्छी रैली दिखनी चाहिए और अक्टूबर नवंबर में ये 3000 तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बट यस, इंट्राडे 2688 के टारगेट के लिए आप बाय करना है। शायद आज के दिन काफी मंडियां बंद है, तो इस हिसाब से 1-2 दिन आप वहां पे ट्रेड में रुक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको वहां पे दिखनी चाहिए। ओके, मसालों में आज जीरा हल्की तेजी दिखा रहा है, धनिया में ½ नीचे है, टर्मरिक पर दबाव है। छोटा जवाब दीजिएगा रवि जी, क्या लग रहा है मसालों में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आज थोड़ा डिप पे मिले तो धनिया में मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहूंगा। अगर डिप पे मिलता है आपको अराउंड 6900 करंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6820 एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि धनिया में आपको 7080 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का माइंडसेट रख के धनिया में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके, बाय ऑन डिप्स के साथ धनिया खरीदारी की सलाह रवि जी की तरफ से। चलिए जाते जाते बेस मेटल्स पे प्रथमेश जी की राय नहीं ली थी। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में कॉपर सितंबर वायदा 733 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 736 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 726 के लिए रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते करेंसी मार्केट की। 83 रुपए 16 पैसे पे है, नरमी का ही रुख दिख रहा है। हालांकि आज सुस्ती दिख रही है करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले, लेकिन क्या लग रहा है, क्या नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या बीरेन सर? 83 रुपए 29 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया का रिकॉर्ड है जो पिछले साल हमने देखा था। क्या फिर से नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या? इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकआउट शायद आ सकता है। 8370 8380 के आसपास का मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगले 10-12 दिन में। 8280 का भी मजबूत सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे शायद नहीं मार्केट जाएगा। रवि जी, आपकी राय क्या है करेंसी मार्केट में, क्या लग रहा है और यहां से दबाव बढ़ सकता है क्या करेंसी मार्केट पर? जरूर से बनना चाहिए, पर्टिकुलर जो नेक्स्ट वीक में वेंसडे को यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन है, उसके बाद वाले वेंसडे 20 तारीख को फेड की मीटिंग है। उसके पहले मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये दबाव जारी रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 8270 के पास अच्छा सपोर्ट है। अगर 8310 के करीब मिले तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 8270। अपर साइड 8370 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, यानी 8370 पैसे, यानी नया रिकॉर्ड बन सकता है। 83.29 पिछला रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड के भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपको यूएसडी INR खरीदना है तो 82.7 का स्टॉप लॉस भी लगा ले, रवि जी को ऐसा लगता है। प्रथमेश जी, आपका व्यू करेंसी मार्केट पर एक? मुझे भी 8280 के 80 और 8070 के 8270 के आसपास मुझे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। ऊपर वाला जोन मुझे भी अराउंड 8390 8370 ये रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। रुपए की और गहरा सकती है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स 6 महीने की ऊंचाई पर है, फिर से फेड के रुख में सख्ती की संभावना लग रही है, तो तमाम फैक्टर्स रुपए पर दबाव बना सकते हैं। मसालों पर वीरेंद्र सर आपका व्यू नहीं ले पाया था। हल्दी 2% नीचे है और धनिया में मामूली कमजोरी है और जीरा सपाट है 59,800 पे। क्या लग रहा है आपको इन तीनों ही काउंटर में?
सौराष्ट्र की सभी मंडियां बंद है, ये अगले मंगलवार को खुलेगी, तो फिलहाल मैं इसमें कोई व्यू नहीं ले रहा। यानी मंडियों के हिसाब से अभी फंडामेंटली कोई व्यू नहीं बन रहा है, इसलिए अभी दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक और काउंटर कॉटन को लेकर क्या व्यू बन रहा है बीरेन सर? किस तरह की चाल कॉटन की आगे रहेगी, क्या व्यू है? अगर फंडामेंटली अगर आप देखें तो कॉटन क्या आगे दाम बढ़ने वाले हैं कॉटन के? इंडियन टर्म्स में करीबन अभी 59,000 60,000 के आसपास है। 63 64 हम एक्सपेक्ट कर सकते ये 2-3 वीक में। यहाँ अवेलेबल माल की थोड़ी शॉर्टेज दिख रही है। ओके, अब कॉटन पर आपका व्यू रवि जी? रवि जी, आपसे मेरा सवाल था कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है? हाँ, कॉटन में मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखनी चाहिए। चाइना ने जो स्टिमुलस मेजर्स ले, शायद आगे 1-2 महीने में चाइना में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में अच्छा उछाल आ सकता है। तो कॉटन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे 59,800 का 59,800 का बेस लग रहा है, और अपर साइड मेरा मानना है कि 62,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके, तो ये व्यू है कॉटन को लेकर। शुक्रिया रवि जी आपका, कुणाल जी आपका, प्रथमेश जी आपका और बीरेन जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को और पूरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक समझा दिया। लेकिन इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, तो इन खबरों के लिए आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।